पावर आईसी है। पावर आईसी के अंदर इसका नाम चेक करेंगे, इसका नाम क्या है, U 5000। U 5000 जो है ये पावर आईसी का नाम है। और इसके अंदर हम यहाँ पे टाइप करेंगे U 5000, और पावर आईसी के जितने भी पार्ट होंगे वो हमको यहाँ दिखाई देंगे। और इसको सर्च करके हम नेक्स्ट करेंगे, और जहाँ भी पावर आईसी होगी उसके पार्ट मिलेंगे ABCD के नाम से, 1 2 3 कर। अंदर देखना पंखा लाइट तो नहीं चल रही कोई। तो इसमें जो है पार्ट 3 है, ये बन है। तो 1 नंबर पे आए, यहाँ आने के बाद देखे जिस भी फोन के अंदर, कोई भी फोन हो, 2G 3G 4G 5G, जहाँ पे बी बैट, EPS, BS, YS, बी बैटरी मिलता है और बहुत सारी जगह से इनपुट होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं इसमें आउटपुट देख रहे हैं, और आउटपुट में कॉइलें मिलती हैं। ये होता है हमारा बक सर्किट। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि जो बी बैट की जो लाइन है, ये हमारा जो यहाँ पे जब इनपुट करेगा इसके अंदर बी बैट, तो यहाँ लिख रहा है SW का मतलब होता है स्विचिंग। यहाँ जो देख रहे हैं इस कॉइल पे जो वोल्टेज बनेगा, इस पे बनेगा 0.75। यानी कि इस कॉइल पे जो वोल्टेज बनेंगे 0.7 बनेंगे, नहीं सही है, 0.7। अब ये नहीं बनता है वोल्टेज, तो आपको क्या चेक करना होगा, ये कैपेसिटर इसके अंदर C5041 बोर्ड में आप चेक करेंगे क्या इस पर बीवैट या बीपीएच चाहता है। सर्च मार लेते हैं। C5041, देखिए सर्च ये हो गया सामने। तो इस पर बीवैट जो बीपीएच है वहां से बीप आना चाहिए, और इस कैपेसिटर पर 3.7 से 4.12 के वोल्टेज आने चाहिए। यह आता है तो इसका मतलब बीपीएच यहाँ तक ओके है। यदि इस पर बीपीएच नहीं आता है तो आप कहीं से भी जंपर कर सकते हैं बीपीएच से। इस पर वोल्टेज ना आने से क्या होगा, एक कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनेगा। इस कॉइल पे वोल्टेज ना बनने से क्या होगा, ये लाइन सीपीयू के लिए जा रहा है, इस पर लिख रहा है CPU, तो सीपीयू काम नहीं करेगा और सीपीयू हमारा ऑन नहीं होगा, तो फोन डेड रहेगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं C5049, यानी कि इन कैपेसिटर पर बीपीएच आना चाहिए। इन सबका एक एक सिरा हमारा ग्राउंड है और एक एक सिरा बीपीएच से कनेक्टेड है। इन सब पे आपस में बीप आएगी, कैपेसिटर पर नहीं आती है तो आप जंपर करेंगे। इन सारी कोयलों पर वोल्टेज आने चाहिए। यहाँ पे दो कोयल जो देख रहे हैं, जिसपे लिख रहा है 1.3 और एक पे लिखा है 2.0। जो 1.3 है ये हमारा जो है LDO है, इस पे देख रहे हैं आप लो LDO, ये मीडियम यानी कि हाई LDO है। तो ये हमारे लो और हाई LDO की वोल्टेज है, इनसे हमारा CPU चलेगा और इनसे LDO बनेगा। इन कोयलों पर इतने वोल्टेज हमारे को चाहिए जिसपे लिखे हैं। इसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये है हमारा पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में आया, यहाँ से निकल के पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में आ रहा है। और यहाँ पे फिर कुछ कैपेसिटर लगे हैं जहाँ पे ओपन लिखा है। ओपन का मतलब है ये मदरबोर्ड के अंदर खाली जगह मिलेगी, गोल्डन पॉइंट मिलेंगे। अब जब 1.3 कोयल पे वोल्टेज बन जाएगा तो फिर इनपुट करेगा M4, यानी कि यहाँ पे जब वोल्टेज आ जाएगा तो ये करा V in L, यानी कि LDO 10 बनेगा। M4 पर आने से LDO 10 बनेगा। LDO 10 कहाँ है, ये आपको खोजना है। LDO 10 ये रहा। अब LDO 10 जो है यहाँ आप देखेंगे कौन सा है और इस पर कितने वोल्ट आएंगे। ये LDO है और जो कि मेमोरी कार्ड के लिए जा रहा है, जिसपे कि 2.8 वोल्टेज आते हैं। तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से जो है पावर आईसी में आई कॉइल के बाद,
और फिर से कॉइल से ही पावर आईसी में जा रही है। यानी कि अब ये सप्लाई हमारा यहाँ पे इसके माध्यम से, ये सेंस के माध्यम से एलडीओ इसमें इन करेगा, और इतना इन करेगा तो यहाँ पे 1 से 9 तक एलडीओ बनेंगे। नहीं, एक, 1 2 3 4 तक, 1 2 3 4 तक एलडीओ बनेंगे। 1 से 4 तक ये एलडीओ हैं। इन एलडीओ के वोल्टेज ये लिखे हैं, और इन एलडीओ पर एम्पियर कितना चाहिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब एम्पियर लिखे हैं। 300 600, यानी कि आधा एम्पियर, आधे से आधा एम्पियर, 150 मिली एम्पियर, इस तरीके से एम्पियर हैं। और इनके यहाँ पे वोल्टेज लिखेंगे, इस लाइन को इतना वोल्टेज और इतना एम्पियर आना चाहिए। अब मान लो कि हमारा ये एलडीओ नहीं बनता है, तो आपको क्या करना होगा, जो 1.3 की जो कॉइल है, ये कहाँ है, यहाँ पे है। इसका नाम है L5004। आपको यहाँ देखना है, ये बोर्ड में आप चेक करेंगे। L5004 जो है, इस पर क्या रहेगा, ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए। और ये जो है वो ये 2 3 दिन वाला, इस पर 1.3 वोल्टेज आनी चाहिए। यहाँ पे 1.3 जो वोल्टेज बनेंगे इस कॉइल में बनने चाहिए। इसको बनने के बाद ये फिर से पावर आईसी में जाएगा, जब जाके हमारे एलडीओ बनते हैं। तो इन कॉइलों पे जो वोल्टेज लिखे हैं बनने चाहिए, वोल्टेज नहीं बनते हैं तो हमें पावर आईसी रिवॉल्व या चेंज करनी होगी, लेकिन इस पर बीपीएस आना चाहिए उसके बाद। तो बक एलडीओ आपको इस तरीके से समझना है किसी भी फोन के अंदर। कॉपी करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और ये पावर आईसी में आया, पावर आईसी में आने के बाद यहाँ देखेंगे, ये पावर आईसी P8 पर बॉल पर नहीं आता तो क्या होगा। जब P8 पर नहीं आएगा तो ये कह रहा है VDD 19C, यानी कि यह नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा इसमें। जब इसमें बक बोल्ट नहीं निकलते हैं तो आपको देखना होता है, पावर आईसी के पास एक क्रिस्टल होता है जिसे बोलते हैं OSC। ये क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर जब ये डिस्कनेक्ट होगा पावर आईसी से, और जो हमारा जो सर्किट यहाँ से जब वोल्टेज बनते हैं इनके बक, ये बक बनता है तो ये फ्लक्चुएट करता है क्रिस्टल को डिसोल्ड होने से। क्रिस्टल बदल दिए, पावर आईसी रिवॉल्व हो गई, चेंज कर दिए, फिर भी फ्लक्चुएट है, तो फिर हमें सीपीयू रिवॉल्व करना होगा लास्ट में। जो तुम भी लगा लो। अब जैसे इस मॉडल में बताया है, दूसरा और कोई मॉडल लेता हूँ मैं बकेलियो चेक करने के लिए, कोई भी मॉडल लेते हैं, 5G का लेते हैं। ये 146B स्कीमेटिक लेआउट।
डेड फोन बनाना है तो बक एलडीओ बनने चाहिए, उसके बाद बनेगा, नहीं तो डेड फोन नहीं बनेगा। पावर आईसी का नाम खोजेंगे, यहाँ दिया PM 6000, सर्च करेंगे। जूम कर लेते हैं। ये मिला हमें, यहाँ पे बहुत सारी कोयले जो देख रहे हैं, इसके अंदर काफी कोयले लगी हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 कोयले लगी हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, अब इनसे जो वोल्टेज जो बनेंगे, जैसा आप देख रहे हैं बीपीएच वीबैट जो आ रहा है यहाँ पे, यानी कि वीबैट हमारा बीपीएच पावर आईसी की A7B7 पर नहीं आता है, तो क्या नहीं बनता है, ये नहीं बनेगा HD रैम, यानी कि रैम के जो वोल्टेज है वो नहीं बनेंगे, जो कि वोल्टेज है 0.7। L6001 बोर्ड में कहाँ है L6001? ये रहा L6001। L6001 पर वोल्टेज नहीं आता, इस पर कितना नहीं आता, इस पर वोल्टेज चेक करना है 0.7। अब यहाँ पे वोल्टेज नहीं आते हैं तो आपको देखना है क्या इस कैपेसिटर पर बीपीएच है। इस पर नहीं आते हैं तो आपको इस पर देखना है क्या बीपीएच है। सही आ रहा होगा। अब इनमें से किसी भी कॉइल पर वोल्टेज नहीं आते हैं तो आपको बीपीएच चेक करना है। बीपीएच ओके है, कोई कॉइल शॉर्ट नहीं है, तो आपको पावर आईसी रिवॉल्व और चेंज करनी होगी। अब इन पर वोल्टेज बन जाते हैं तो हमें लो और हाई एलटीओ में पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, जिस पे लिखा हो 1.2, 1.3, 2.0, 2.5, यानी कि लो और हाई की कॉइल है, लिखा रहता है इस पे एलडीओ, एलडीओ इन। इसको हम कॉपी करेंगे हाई एलडीओ को। ये यहाँ से निकल के इतनी जगह जा रहा है, पावर से निकल के पावर में आया, और फिर ये यहाँ पे है, पावर में आया G8 पर। G8 पे आएगा तो हमारा यहाँ बनेगा वोल्टेज 4S इनटू, यानी कि वोल्ट इनपुट L 4S। तो 4S हमें देखना है, इसमें सामने नाम मिलेगा कहीं, जी इन, ये रहे। ये वोल्टेज हमारे 4S की 0.7 इसका बनना चाहिए। यदि इसके बाद यहाँ भी है पावर आईसी के अंदर, वैल्यू G3 पर आ जाता है तो हमारा यहाँ बनेगा 7, 22, 24, 28, ये नाम लिखे हैं। यदि G3 पर 2.0 वोल्ट नहीं आता पावर आईसी के अंदर, तो ये सप्लाई नहीं बनेंगी, और इनसे क्या चीज़ बंद होगी वो यहाँ से हम आगे जब चेक करेंगे तो यहाँ से मालूम पड़ेगा। बाकी एलडीओ में कुछ पूछना है तो पूछें, अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर कल मैं कराऊंगा आईसी रोलिंग। किसी को बाकी एलडीओ में या किसी सेक्शन में पूछना है तो पूछें। अभी है 10, 15, 20 मिनट का समय। बाद में फिर ये मत कहना कि मैंने पूछा नहीं, मेरे को ध्यान नहीं रहा कोई सेक्शन, बाकी एलडीओ एस्मेटिक से ना समझ में आ रहा हो तो पूछें।
इसका जो नाम दिया है इसमें U0701 है, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ। स्कीमेटिक में जाने के बाद हमें फाइंड करना है यहाँ पे U0701। U0701 फाइंड करके हम इसको जूम करके देखेंगे। यहाँ जो दिखा रहे हैं पावर आईसी के बारे में बताई जा रही है, और यहाँ लिखा है सी, यानी कि पावर आईसी का पार्ट जो यहाँ पे दिया है ये सी पार्ट है, इसमें दिया है। नेक्स्ट करेंगे पावर आईसी के 6 पार्ट यहाँ पे दिए हैं, अभी हम एक हैं, अभी 5 और होंगे। जैसे सी हो गया, ये बी हो गया, ये एफ हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये है ए है। यानी कि पावर आईसी के अंदर जो पार्ट है हमारे, इतने पार्ट यहाँ पे दिए हैं। अब हमें ए बी सी डी इसलिए बताए गए हैं पार्ट के, जैसे मान लो कोई भी चीज आप कॉपी नोटबुक पे लिखते हैं, वो पेज भर जाता है तो दूसरे पेज पे वो चीज दिखाई जाती है। तो यहाँ पे जो है पावर आईसी के अंदर हमें बक एलडीओ देखना है, तो कैसे देखें? तो बक एलडीओ देखने के बाद इसे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, हम ऐसी जगह देखेंगे, यानी कि ये तो ये पार्ट है, ऐसा पार्ट देखेंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा कॉइल हो और सबसे ज्यादा कैपेसिटर। नेक्स्ट करेंगे, क्या इसमें कैपेसिटर कॉइल है? ये वाला नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या ये है? हाँ, ये वाला पार्ट है, ये बक एलडीओ का पार्ट है, और इस पर लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में बक, यानी कि एलडीओ लिखा है। और एक तरफ देखेंगे, इसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे इसमें बहुत सारी कॉइलें मिलेंगी। तो प्रत्येक फोन के अंदर आपको इसी तरीके से नेक्स्ट करने के बाद चेक करना होगा इसमें कि बक एलडीओ हमारा कौन सा है। बक एलडीओ चेक करने के बाद में ये हमें जगह मिली। अब इस जगह पे आपको क्या करना है, देखो हम जूम करके देखेंगे। यहाँ पे जो इनपुट होता है प्रत्येक फोन के अंदर, पावर आईसी के अंदर जो सबसे पहले सप्लाई आती है वो आती है बीपीएच। क्वालकॉम के अंदर बीपीएच नाम से मिलेगा, मीडियाटेक के अंदर वीएस वाईएस के नाम से मिलेगा, सैमसंग के अंदर बीबेट के नाम से मिलेगा बीपीएच। ये इतने नाम होते हैं। और आईफोन के अंदर वीसीसी मैन के नाम से मिलेगा जो बीपीएच होगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो बीपीएच की जो लाइन है हमारी, ये चार्जिंग आईसी से बनती है, चार्जिंग सेक्शन में बताए थे। बीपीएच लाइन आपकी जब यहाँ पे आएगी तो इतने कैपेसिटरों के साथ आईसी के अंदर इन करेगा, यानी कि एक लाइन ये इन होगा, इस तरीके से इन होगा। आउटपुट में देखेंगे यहाँ पे कॉइलें लगी हैं जिनसे कि सप्लाई आउट होती है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, ये इधर से बीपीएच है, इधर से आउटपुट है। तो यहाँ लिखा है वी एन, वी का मतलब हो गया बोल्ट, इन का मतलब हो गया इनपुट। बोल्ट इनपुट इसी को बोलते हैं लोग यूट्यूब पर कि VS1 VS2 VS3 इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखा है VS1। तो 39 नंबर की जो पिन पे इस पर आ क्या रहा है पीछे से, यहाँ पे पीछे से जो आ रहा है वो आ रहा है आपका यहाँ पे बीपीएच। 39 नंबर की पिन पे बीपीएच आना चाहिए। जब 39 नंबर की पिन पर यहाँ पे बीपीएच आ जाएगा तो इसके बाद आउटपुट में यहाँ से क्या निकलेगा? जब बीपीएच इस पे आएगा 39 नंबर की पिन पे, तो आउटपुट में आप देखेंगे, देखो ये जो नाम लिखा है ना एस, ये आउटपुट का नाम होता है। यानी कि आउटपुट में हमें यहाँ देखना होता है, देखो ये भी S1 है, S1 है, ये भी S1, यानी कि इनपुट है आउटपुट है। ऐसे आप देखेंगे बीपीएच का इनपुट 70 77 78 79 पे है, और इसमें क्या है S2, आउटपुट देखेंगे S2, S3 इनपुट, S3 आउटपुट। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब हमारा BS1 पर, यानी कि इस पर जब बीपीएच इनपुट करेगी, यहाँ पे S1 पर जब बीपीएच इनपुट करेगी, यहाँ पे इनपुट करने के बाद आउटपुट में ये निकलेगा। यहाँ से जब निकल जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक कॉइल मिली। अब ये कॉइल मदरबोर्ड में कहाँ है आपको लोकेशन खोजनी होगी, आपको डायग्राम में जाना है, L0801 खोजना है। L0801 यहाँ पे दिया है, इस जगह पे देख सकते हैं ये। अब इस कॉइल पे क्या होगा, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 1.2 वोल्ट आना चाहिए। यदि इस कॉइल पर 1.2 वोल्ट नहीं आता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये कॉइल खराब है। क्योंकि कॉइल का जो सिरा है, एक सिरा कॉइल का आईसी की 2 पिनों से कनेक्ट है,
कॉइल का दूसरा सिरा वापस यहाँ पे कनेक्ट करें। यहाँ लिख रहा है VS1 फीडबैक, यानी कि ये फीडबैक की लाइन है। यहाँ कॉलम सेट करने के बाद एम्बियन लगा हुआ है, तो इसमें खाली पेंटल लगाने के बाद वो करेंगे, विंडो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद एमटीके इंस्टॉल करेंगे, दोनों काम अभी ना हो। छोटा बड़ा है, इसको हम क्यों देखते हैं, बताएंगे छोटा अब बड़ा है। है ही नहीं इसमें। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं इस पर लिख रहा है 1P225, यानी कि यहाँ पे जो है 1.2 वोल्ट आएगा। कब? जब आएगा जब BS 39 नंबर की पिन पर जो लिख रहा है S1, यहाँ पे जब BPH इनपुट करेगी और यहाँ पे बनेगा हमारा इस कॉइल पर 1.2 वोल्ट। ये जो वोल्टेज बनते हैं CPU के लिए जाते हैं, इस नाम को आप कॉपी करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। जो यहाँ नाम लिखा है पूरा टाइप करना है, VREG-S1 डैश। सर जी, सर जी पीछे इसे कॉल के पीछे वोल्टेज कितने बनेंगे? क्या चीज? ये जो BS1 है, हाँ आउट में तो ये 1.2 वोल्टेज, और इसके पीछे जो दो लाइनें दी गई हैं जी पास में, इसमें देखो, कितने बने? नहीं, आप यहाँ देख रहे हैं इसके, BPH। हाँ ये BPH आ रहा है। BPH पे कितने वोल्ट आने, जो BPH पे आएगा वह वोल्टेज हमारा 39 नंबर की पिन पे आएगा डायरेक्ट। ये दोनों ग्राउंड है, सीधा 39 नंबर पे कैपेसिटर के साथ। सर जी ये तो BPH हो गया, लेकिन ये S1 जो आउट वोल्टेज निकलता है 1.8, तो हम्म, कॉइल के दोनों सिरों पर 1.2 ही मिलेंगे? हाँ इसको 1.2 मिलेंगे, ये कॉइल के दोनों सिरे पर। मेरे पास जो फोन है, मैंने एक बार ये आपसे पूछा था, तो उसमें हम्म 3.5 वोल्टेज आ रहे हैं कॉल पे। हम्म तो वो हर सर्किट के अलग अलग वोल्टेज रहते हैं। इसमें जो है वोल्टेज दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। ना ये उसमें यही 1. लाइन शॉर्ट थी। क्या चीज? देखो यहाँ आ गया, यानी कि ये सप्लाई यहाँ पे आई और यहाँ लिखा है RE, यानी कि रिवर्स। ये एक सप्लाई यहाँ से निकल के जब इसके अंदर जाएगी, जब इसको 1.2 बनेगा, यानी कि इस कॉइल को बाहर निकाल के चेक करेंगे, कॉइल के दोनों साइड पर GR है, तो इसका मतलब मदरबोर्ड की IC तक की लाइन है, ठीक है। कॉइल में खराबी है तो हमें बदलना पड़ेगा। अब इसमें 1.2 नहीं बनता है, तो आप जब IC रिवॉल्व करेंगे तो आपको ये जरूर देख लेना है कि BPS लाइन 39 नंबर की पिन तक पहुंच रही है या नहीं। यदि ये लाइन ब्रेक होगी, टूट जाएगी, तो आपका जो BS1 है ये नहीं बनेगा। कहानी बढ़ाएगी वो, MBR में है वो, MBR। अब इसके अंदर ये सप्लाई यहाँ पे पहुंची वापस, अब और कहाँ जाएगा यहाँ से जब नेक्स्ट किए, तो देखिए ये सप्लाई यहाँ से कितनी जगह जा रहा है। यहाँ पे एक चीज है, उसको सभी ध्यान से समझना। ये सप्लाई पावर IC से निकल के यहाँ जो पहुंचा है, ये CPU है U1101, यानी कि ये सप्लाई CPU को ऑन करने के लिए वोल्टेज आएंगे, कितने पिनों पे आएंगे, 1 से 24 नंबर की जो पिन है, यानी कि 24 पिनों पर वोल्टेज आने चाहिए। अब मान लो कि ये सप्लाई हमारी इसके अंदर पहुंच रही है, हम ये कैसे चेक करेंगे कि इसके अंदर बोल्ट इन हुए या नहीं, बिना CPU निकाले कैसे हम जान सकते हैं? अब ये तो अंदर जा रहा है, मान लो यहाँ तक वोल्टेज बना लास्ट कंपोनेंट तक, क्या इसके अंदर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, हम कैसे जाने? तो ऐसा जानने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ देखेंगे आप कि कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं या कहीं पॉइंट हो इसके या खाली जगह हो, तो देख रहे हैं C1653, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे, Ctrl+F, C1653, और आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ पे दिया है, ये रहा C1653 मदरबोर्ड में। अब ये 1653 जितने भी देख रहे हैं, इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये वोल्टेज इसमें इन होगा, तो हम चेक इनका कर सकते हैं कि CPU के अंदर वोल्ट जा रहा है या नहीं, क्योंकि ये लाइन CPU के अंदर से बाहर निकाली इसीलिए गई है कि हम इसको चेक कर सकें कि जो वोल्टेज है वो हमारा इस पर इनपुट हुआ या नहीं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि CPU के अंदर ये वोल्टेज पहुंचेगा या नहीं। जो मैं बता रहा हूँ, इनके बिना आप हेडफोन नहीं बना पाएंगे, ना ही आप चेक कर पाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, अब हम वापिस चलते हैं वहीं नेक्स्ट करके जहाँ से हमने इस नाम को कॉपी किया था। तो ये दोनों लाइन आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको चेक करना होगा प्रैक्टिकल के समय।
इस लाइन को आप चेक करेंगे तो यहाँ लिख रहा है MSM कोर एंड ग्राफिक, यानी कि यहाँ जो वोल्टेज बनेगा 1.2 ये ग्राफिक के लिए बनेंगे, जो कि CPU के अंदर कोर और ग्राफिक के वोल्टेज होते हैं वो यहाँ से वोल्टेज जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ पे जो BS2 है, यानी कि BS2 कब बनेगा, जब BPS लाइन BS2 के लिए जब इनपुट करेगी कितने पर, 77, 78, 79, यानी 7 7 7 8 7 9। अब इन पे BPS नहीं आती है तो आपको BS2 नहीं बनेगा, BS2 नहीं बनेगा तो आपका जो है ये काम नहीं कराएगा ग्राफिक। इसके साथ आप देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे था ऐसे यहाँ पे है रिवर्स। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो दिए हैं L0803 और L0804, एक कोयल जो लगी है यहाँ पे हाई LDO के लिए है, एक लो LDO के लिए। अब जो VREG S3 है, यानी कि ये जो लिख रहा है S3 कब बनेगा, जब पावर आईसी के इनपुट में BPH आएगा उसके बाद S3 बनेगा। इसको S3 बनने से क्या होगा, जब यहाँ पे S3 बन जाएगा तो इससे होगा क्या, यहाँ पे जो वोल्टेज दिए गए हैं ये बता रहे हैं LDO, यहाँ से लो LDO बनेगा नहीं, 1.3 वोल्ट बनेंगे और इस कॉइल पे बनेगा 2.5 वोल्ट। जब ये वोल्टेज यहाँ पे बनेंगे तो इनसे होगा क्या, तो हम इसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे VREG S3 डैश 1 2 3 2 5। ये नाम हमने कॉपी किया, यानी कि जैसा आप यहाँ देख रहे हैं रिवर्स, इसमें रिवर्स यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ नहीं दिखाया तो इसकी लाइन दूसरी जगह जा रही है, तो इसकी लाइन दूसरी जगह पे जा रही है तो आगे पहुंचेंगे कैसे, हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यानी कि कॉइल का सिरा इधर कनेक्ट है आईसी के 3 पॉइंटों से, आगे कहाँ कनेक्ट है कॉइल का दूसरा सिरा, नेक्स्ट करेंगे पहुंच जाएंगे। यानी कि कॉइल का दूसरा सिरा भी हमारे पावर आईसी की 4 बॉलों से कनेक्टेड है, 111 25 39 17, ये इतनी पिनों से कनेक्टेड है। इस कॉइल पर 1.3 वोल्ट नहीं बनते हैं तो क्या समस्या फोन के अंदर बनेगी, यानी कि फोन हमारा डेड रहेगा। अब इस पर 111 नंबर की पिन जो देख रहे हैं, यहाँ समझना है कि इसके अंदर लिखा है इसी की बोलो वी इन, यानी कि वोल्ट इनपुट। इस पर 1.3 जब वोल्ट इसको बन जाएगा तो आगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ लिख रहा है जब इस पर 1 पॉइंट ये वोल्टेज इस पिन के अंदर हो जाएंगे तो आउटपुट में आपको देखना VREG L1 और L19, L8 और L19 देखना होगा। L1 और L19 जब आप देखेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, इस साइड में इसके नाम दिए हैं L1 और L19। चलो जी बबलू मांगे लो, इसकी स्क्रीन पर से कुछ कर दो, थोड़ा सही दिख जाएगा, उस पर मार कर चलो स्क्रीन पर पूरे पे लगा लो अच्छे से। हाँ 2 बार लगाना, 2 बार है ना, एक बार कर लो फिर 2 बार और लगाओ अच्छे से, कम है। अब ये जो लाइन है L1 कहाँ है, ये रहा, यानी कि 111 नंबर की पिन पर जब 1.3 नहीं आता तो L1 आपका बंद होगा। जब L1 पर वोल्टेज नहीं आएंगे तो इससे कौन सा सेक्शन चलेगा, यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा है RFI, यानी कि RFI से हमारा इससे बंद हो जाएगा नेटवर्क सेक्शन। और कौन सी लाइन है 111 पे ना आने से, L19। L19 कहाँ है इसमें, मेरा L19 को आप देखेंगे तो इसका क्या बंद होगा, WA, यानी कि वाईफाई हमारा इससे बंद होगा। किससे, जब LDO की कॉइल खराब हो जाएगी तो ये सप्लाइयाँ इस पर नहीं बनेंगी, जब इनपुट ही नहीं होगा इतना तो ये आउटपुट में नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमें ये चेक करना है, इस पर लिख रहा है S4, S4 भी इसके साथ साथ है, आप देखेंगे यहाँ पे S4 का मतलब 34 35 नंबर की पिन पर 2.5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ 2.5 वोल्टेज जब आ जाएगा 34 और 35 नंबर की बॉल पर पावर आईसी के अंदर, तो आउटपुट में क्या निकलेगा, ये 4 5 6 7 16, तो 4 5 6 7 यहाँ देखेंगे और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 4 5 6 7 से क्या क्या चलेगा, क्या क्या बंद होगा। तो फर्क पड़ा। तो इस तरीके से आप बक एलडीओ को समझेंगे और यहाँ पे देखेंगे पावर आईसी के अंदर जो बीपीएच आ रहा है
16 नंबर की पिन पर, तो इससे बनेगा 20 और 21। यहाँ देखेंगे DPH इसकी 33 नंबर की पिन पर नहीं आता, या 33 नंबर की पिन डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये डिस्कनेक्ट हो जाती है तो हमारी L8 11 17 22 ये बंद होंगे, और यहाँ पे इनके इतने सेक्शन है बंद। अब इसके अंदर यहाँ देखेंगे तो ये सप्लाई हमारी जो भी सेक्शन की हुई, ये सारे सेक्शन बंद होंगे। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये DPH और लोअर हाई LDO इनपुट हुआ, और ये सेक्शन यहाँ से इतनी बनेंगे। पावर आईसी के अंदर यहाँ देखेंगे DPH इन हुआ और इन कोयलों से सप्लाई बनेगी। जब कोयलों पे बन जाती है तो कोयलों पे बनने के बाद में ये सप्लाई हमारी यहाँ पे बनती हैं। अब इसमें के बाद में जो है ये सर्किट बहुत बड़ा है, अभी छोटा सा आपको लगेगा, और आप भाई जो जी सोच क्लास रहे में हैं आइडिया चलते कि एक बार में ही फाइंड करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे J0501 लिखने के बाद जहाँ भी बैटरी कनेक्टर होगा वो सामने आ जाए। अब इसके अंदर थर्मल की जो लाइन है, ये यहाँ पे लिखा है बैट थर्म, यानी कि बैट थर्म का मतलब बैटरी कनेक्टर से संबंधित जो हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ से हमारी सॉल्व होगी। बैटरी थर्मल। अब जो बैटरी थर्मल जो है, इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे टेस्टिंग पॉइंट दिया है, और ये बैटरी थर्मल का देखिए एक यहाँ कंपोनेंट है इस लाइन में, जिसका नाम है TVS 0505। इसके बाद आगे चलते हैं तो बैटरी थर्मल का टेस्टिंग पॉइंट ये दिया। ये जो खोजना है आपको, ही खोजना है, टेस्टिंग पॉइंट का नाम है TP31। तो TP31 कहाँ है, जो कि ये थर्मल का टेस्टिंग पॉइंट है। बोर्ड में आप देखेंगे तो जहाँ TP टेस्टिंग लिखा है, तो यहाँ गोल पॉइंट मिलेगा, और आपको तुरंत समझ लेना है कि ये थर्मल का पॉइंट। थर्मल के पॉइंट के बाद में यह लाइन हमारी यहाँ पे, जब आप चार्जर लगाते हैं तो इस लाइन पर 1.8 वोल्ट आता है, और आप इस टेस्टिंग पॉइंट से चेक कर सकते हैं चार्जर लगाने के बाद। अब थर्मल की लाइन यहाँ से आगे कहाँ जाती है, हम यहाँ लिखेंगे बैट डैश थर्म, बैट डैश थर्म। जैसे हमने बैटरी थर्मल को यहाँ पेस्ट किया, तो बैटरी थर्मल की जो लाइन है ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 4 जगह। अब इस बोर्ड के अंदर जो बैटरी थर्मल की लाइन है वो यहाँ पे जो लगी है वो लगी है 4 जगह। अब 4 जगह में से हमें कहाँ कहाँ चेक करना है, देखो 4 जगह का मतलब है बैट थर्म 4 जगह लिखा है इस स्कीमेटिक के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पहुंचे, ये फील्ड गेज IC है, और फील्ड गेज को आप देखेंगे यहाँ पर, ये बैटरी थर्मल की जो लाइन है इस पे फील्ड गेज की B1 की बॉल पे आएगा, बैटरी कनेक्टर से आ रहा है, ये ध्यान रखना, बैटरी कनेक्टर से यहाँ भी है, और इसके बाद ये लिख रहा है VDD गेज, यानी कि C पे हुई जा रहा है। अब इस पर जो वोल्टेज आएंगे यहाँ पर 0.5 से 0.9 के बीच आने चाहिए। अब ये लाइन इसके बाद कहाँ है, और यहाँ पे है, यहाँ से तो लिए थे, इसके बाद और कहाँ है, यहाँ। जूम आउट करके पहले हमें देखना है इसका सर्किट, देखिए ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि आप इनके नाम देखेंगे यहाँ पे, इस पर लिख रहा है बैटरी थर्मल, और इस पर लिख रहा है VREGL16, यानी कि LDO। अब जो LDO है ये क्या है, इसका 1.8 जो मैंने अभी बताया था, चार्जर लगाने के बाद इस लाइन पर 1.8 वोल्ट आएगा, और यह वोल्टेज आपका पावर IC में भी जाएगा, और यही वोल्टेज आपका जाएगा बैटरी के थर्मल के पॉइंट पे, यानी कि बैटरी कनेक्टर पे। अब इसके बाद में ये तो वोल्टेज कब आएंगे, चार्जर लगाने के बाद। अब इसी लाइन को आप देख रहे हैं लिखा है क्यूट थर्मल, यानी कि थर्मल को बंद करने के लिए आप देखेंगे इसका दूसरा पार्ट है, यानी कि आप इनके नाम चेक करेंगे क्यूट थर्मल 1.8 1.8, यानी कि दोनों लाइनें एक ही है, ये इसको जोड़ा नहीं है,
जोड़ने का मतलब क्या था इसमें, ये लाइन इसको इस तरीके से बतानी चाहिए थी कि यहाँ से जुड़ी है और ये ऐसे जुड़ी है, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया, नाम लिखा है तो हमें खुद समझ में ये पार्ट इसी का है जुड़ा हुआ। अब जो पार्ट इसमें जुड़ा है, और आप यहाँ देखोगे इसके अंदर कि यहाँ पे जो है ये 100 किलो का लगा है और ये 100 किलो का लगा है, यानी कि 2 पॉइंट है। ये हमारा है डिवाइडर सर्किट, इसके अंदर 1.8 वोल्ट आ रहा है, देखो ये 1.8 पावर आईसी से आ रहा है। जब ये पावर आईसी से 1.8 वोल्ट जब निकलेगा इसका एलडीओ का, तो किस का आएगा, 100 किलो के रेजिस्टेंस। तो 100 किलो के रेजिस्टेंस पे आने के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक एनटीसी लगी है। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि टेम्परेचर जो तापमान है उसको महसूस करने वाला। अब ये 100 किलो के लगे हैं, एक सीरीज में है एक पैरेलल में है, इसी को बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। अब जो आप देख रहे हैं इसका ध्यान दें, ये जो एनटीसी पैरेलल में है, ये बहुत सारे फोनों में क्या होता है, ये मदरबोर्ड में नहीं होता, बैटरी में लगा होता है, वो वीवो में, रियलमी में, वन प्लस में। अब ये जो लाइन है हमारी यहाँ पे इस बोर्ड में यहाँ है, तो इसमें बैटरी खराब हो ना हो, बैटरी से एरर नहीं आएगा। इसके अंदर जो एरर आएगा मोबाइल के अंदर से आएगा, कब, जब चार्जर लगाने के बाद ये यहाँ भी 1.8 आता है इस लाइन तब, क्योंकि यहाँ 1.8 नहीं चाहिए, यहाँ कितना चाहिए, 0.5 से 0.9 के बीच में हमें वोल्टेज आता है इसमें। ये किट थर्मल जो लिखा है सेंसिंग लाइन है। अब ये जो डिवाइडर सर्किट कैसे बना, देखो 1.8 यहाँ आया, यहाँ से डिवाइड होकर यहाँ आया, और इसके बाद में आप देखेंगे थर्ड पावर आईसी में चला जाएगा और बैटरी के थर्मल पे चला जाएगा। तो 1.8 इस तरीके से काम कराएगा इसमें। अब हमें 1.8 समझना है तो हम लिखेंगे वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर लिखने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ जाओगे, सोर्स में हमें क्या लिखना है, जो हमें मिला, कितना वोल्टेज आता है, किसी फोन में कुछ मिलेगा किसी में कुछ मिलेगा, वो चेक करने के बाद। तो हमें यहाँ मिल रहा है इस फोन में 1.8, तो हम यहाँ लिखेंगे सोर्स पे 1.8, ये ओम्स की जगह किलो ओम सेट करना है। रेजिस्टेंस जो R1 है ये सीरीज में होता है और ये 100 किलो ओम का था, और एनटीसी जो लगी थी ये भी 100 किलो ओम की थी। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बताएगा आउटपुट में कितना वोल्ट निकलेगा। आउटपुट का मतलब है यहाँ पे जो देख रहे हैं R1 सीरीज में है और R2 पैरेलल में है, यानी कि ये भी 100 किलो ओम का है, ये भी 100 किलो ओम का है। आउटपुट का मतलब इन दोनों के बीच में से जो निकलता है, कैलकुलेट 0.9, यानी कि इसके अंदर 0.9 वोल्ट आएगा थर्मल की लाइन पे। इनसे कम ज्यादा होते हैं तो हमारी टेम्परेचर की समस्या आएगी। तो कोई भी क्वालकॉम का सर्किट आपको समझना है थर्मिस्टर का, वो ऐसे ही आपको करना है। तो अब इसमें तो हमारे को यहाँ पे मिल गया थर्मिस्टर, किसमें, यहाँ पे, ये यहीं लगा है बोर्ड में। बोर्ड में कहाँ होगा, इसका नाम है एनटीसी 0601, ये फाइंड कर लो, एनटीसी 0601, ये बोर्ड में यहाँ है, इसका डिस्प्ले कनेक्टर के किनारे से। ये कॉइल की तरह देखेगा, एक तरफ से ग्राउंड होगा और एक तरफ से रीडिंग देगा। थर्मिस्टर हमेशा ग्राउंड रहती है। अभी यहाँ पे लगा है, इसके बाद एक और रजिस्टेंस है इसमें 100 किलो ओम का, R0705, ये भी सिग्नल भी इसका थर्मिस्टर नहीं बना है। इन दोनों में से कुछ भी खराब हो जाए तो इसमें हाई लो टेम्परेचर की समस्या बन जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटने बढ़ने से। अब हम समझते हैं मीडियाटेक का। तो मीडियाटेक का डायग्राम ओपन करते हैं, किसी भी फोन का हो ऐसे ही करना है आपको, अलग कुछ नहीं है। ये रेडमी 6 है, इसका जो सर्किट है 450 मॉडलों का इसका एक ही है। स्मेटिक खोला, यहाँ पे हम ड्राइंग खोलेंगे और यहाँ पे हमें बैटरी कनेक्टर खोजना है तो हम फाइंड कर लेंगे डी बैट, यहाँ भी बैटरी कनेक्टर होगा, हम नेक्स्ट करके पहुंच जाएंगे। ये लिख रहा बैटरी कनेक्टर, ये
J0002 J0002 बैटरी कनेक्टर का यहाँ नाम दिया है, देखिए ये रहा। अब बैटरी कनेक्टर का सर्किट हमने खोला। अब उसमें क्या था और इसमें क्या था, दोनों की क्लास एक ही में करा रहा हूँ, इसलिए समझो। मीडियाटेक के अंदर थर्मल जो मिलता है बेट ऑन के नाम से मिलता है। बेट ऑन पर 1.8 वोल्ट आना चाहिए, और ये जो देख रहे हैं पीएमयू, ये पावर आईसी के अंदर जाती है, लाइन सेंसिंग की होती है। इसके अंदर आप गौर से देखो, यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है और इसमें 15 किलो ओम का लगा है। ये दोनों लाइनें डायरेक्ट पावर आईसी से रहती हैं। अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप कब होगा, यानी कि कम कब होगा, तो हम इसमें बैटरी लगाएंगे। तो इसको एक बार सर्च करके देख लेते हैं क्या इसके अंदर थर्मिस्टर लगी है या नहीं। ये नेट की है और सीधा यहाँ से पावर आईसी के बाद यहाँ तक पावर आईसी कनेक्टर, ये कनेक्टर, इसके बाद में इसमें कुछ नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि इसमें थर्मिस्टर नहीं लगी। अब इसमें थर्मिस्टर नहीं लगी है तो इसमें वोल्टेज कितना आएगा, 1.8 या 2.8 जो भी आए। अब मान लेते हैं इसमें 1.8 वोल्ट आएगा, 1.8 वोल्ट इसका आ गया हमारा। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की है तो सीरीज में है, देखो 1.8, ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का है। इनको जीरो करते हैं और हमें दूसरे की वैल्यू नहीं मालूम, यानी कि कितना बैटरी के अंदर लगा होगा या हमें लगाना है। तो हमें वोल्टेज चाहिए 0.6 या 8 या 9, तो कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें 1 किलो ओम और 1 किलो ओम, यानी कि हमें दोनों जो रजिस्टेंस लगानी है बराबर की लगानी है। 1 किलो ओम सीरीज, 1 किलो ओम पैरेलल, तो वोल्टेज हमारा इसमें कम हो जाए। अब यहाँ पे मान लो जैसे कि 15 किलो ओम का होता है और यहाँ पे हम जीरो कर देंगे और चेक करेंगे तो यहाँ भी 15, यानी कि दोनों तरफ जो रजिस्टेंस रहती है वो बराबर वैल्यू की रहती है, 15 15 25 25 30 30 सीरीज और एक पैरेलल। जब जाके हमारे वोल्टेज कम हो गया, मान लो इस फोन के अंदर जो है आपका यहाँ 1.8 आ रहा है, तो इसके अंदर समस्या रहेगी। अब आपको क्या करना है, जहां भी 1.8 है, अब इस पर आपको एक जंपर लेना है या रजिस्टेंस यही सोल्ड करना है और दूसरी तरफ आपको ग्राउंड कर देना है। ये जो लगाएंगे आप 15 किलो ओम का यहाँ पे लगाना है। और सीरीज में, एक सीरीज में रहता है एक पैरेलल में, यदि 1 किलो ओम का इस लाइन में है तो 1 किलो ओम का ही आपको इसमें लगाना है, तो हमारा सॉल्यूशन इसके अंदर हो जाएगा। तो किसी भी फोन के अंदर थर्मिस्टर सेक्शन आपको चेक करना है तो इसी तरीके से चेक करेंगे। सैमसंग की बात करते हैं, सैमसंग के अंदर आपको कैसे खोजना है थर्मिस्टर। तो हम एक स्कीमेटिक खोल लेते हैं कोई भी सैमसंग का। कनेक्टर से थर्मल लाइन नहीं होती है। अब सैमसंग के अंदर आपको खोजना है तो कहाँ मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ टाइप करना है, इसमें टाइप करना है PHM और सर्च करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये मिला हमें, तो हम इस तरीके से सर्च करेंगे चार्जिंग THM या THM के नाम से, और आप यहाँ देखेंगे हमारा सेम सर्किट बिल्कुल सेम मिलेगा। तो थर्मिस्टर सर्किट हर फोन के अंदर सेम होता है। ये सैमसंग का आप देख रहे हैं, इसमें इसमें क्या है कि एक रेजिस्टेंस सीरीज में है और एक पैरेलल में। इस पर 1.8 आ रहा है जो कि पावर आईसी से LDO है, और ये जो देख रहे हैं एक तरफ से ग्राउंड है यहाँ से ये, और यहाँ से 1.8 आएगा और ये चला जाएगा आपका CPU या पावर आईसी के अंदर, जो कि जिसपे लिख रहा है चार्जिंग THM, यानी कि सेंसिंग लाइन है हमारी। तो सैमसंग के अंदर थर्मिस्टर हम चेक करेंगे, लाइन खोजनी है तो हम इसको जो है यहाँ से कॉपी करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये कहाँ जा रहा है देखिए, UCP 4000 के अंदर। UCP 4000 क्या है इसमें, ये CPU के अंदर जा रहा है, यानी सैमसंग के अंदर कहाँ रहता है, CPU में रहती है। बहुत सारे फोनों में पावर आईसी में होती है, बहुत सारे फोनों के अंदर चार्जिंग आईसी के अंदर होता है। तो सैमसंग के अंदर आपको इस तरीके से खोजना है। खोजने के बाद आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि इसमें 1.8 आता है तो आप एक रेजिस्टेंस लेना है और ग्राउंड कर देना। इस पर 1.8 वोल्ट है, 100 किलो ओम का है, तो डिवाइडर कैलकुलेटर में चलते हैं और हम देखिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ 1.8 है, ये 100 किलो ओम का है, और यहाँ हम जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं, दूसरे की वैल्यू देखते हैं कितना है। इसमें कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट में जो वोल्टेज चाहिए हमें 0.67 चाहिए, हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि हमें
0.6 लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ये यहाँ पे हमें 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, यानी वोल्टेज के हिसाब से कहाँ पे किसको वोल्टेज चाहिए तो हम डिवाइड इस तरीके से करके बना सकते हैं। और थर्मल सर्किट मैंने आपको मीडियाटेक, एसपीटी, क्वालकॉम का और सैमसंग का बताया है। अब फोन के अंदर जो बैटरी होती है ना, बैटरी जिसे हम बोलते हैं बीएमएस सर्किट, जैसे मोबाइल बैटरी, बीएमएस सर्किट। अब इसका सर्किट जो होता है वो डायग्राम इस तरीके से रहता है इसका। ये जो पत्ते होते हैं इनके अंदर कंपोनेंट रहते हैं हमारे, जो कि पैरेलल में होता है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, इनके अंदर, सैमसंग के अंदर नहीं। तो इनके अंदर रेजिस्टेंस खराब होने पर ये प्रॉब्लम आती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, मदरबोर्ड में जाना है और ये देखना है R50 किधर है, जिसको 1.8 वोल्टेज आ रहा है। तो R50 हम खोजेंगे यहाँ पे, R, और इसको सर्च करेंगे और ये बोर्ड में देखिए हमें चार्जिंग आईसी के पास मिला। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ मिलने के बाद अब ये रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे, जंपर लेंगे। इससे हम एक जंपर लेंगे और एक रेजिस्टेंस लेंगे, जो कि बोर्ड में जहां भी ग्राउंड है उस रेजिस्टेंस को हम ग्राउंड को सोल्व करेंगे इस तरीके से। पैरेलल मिल गया। अब यहाँ से जंपर लेके इसके एक सिरे पे आपको लगा देना है बस, तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा किसी भी सैमसंग के अंदर। जब सब बोर्ड में खराबी हो, पत्ते में खराबी हो, तो ऊपर आप एक रेजिस्टेंस लगा, कैलकुलेट करने के बाद 15 किलो की रेजिस्टेंस आएगी। क्या 15 किलो की रेजिस्टेंस बनेगी ना सर? नहीं, 15 की नहीं, हमें ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद लगाना है। ओके। कैलकुलेट का मतलब है जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, इससे कि कितना आ रहा है, कितने की एक रेजिस्टेंस है और कितना वोल्ट हमें मिलना चाहिए। और दूसरे की वैल्यू यहाँ मिली हमें 50 किलो ओम, 45 किलो ओम का भी लगा सकते हैं। समझ में आया इतना? हाँ सर। बोलिए। हाँ जी, आया सर समझ में। कैलकुलेट करना सर ये कम समझ में आता है, कैलकुलेट करना समझ में आया? कम समझ में आ रहा है सर। ठीक है। कैलकुलेट का मतलब होता है कितना वोल्ट आ रहा है, उस वोल्ट को यहाँ लिखेंगे, इनको किलो ओम में सेट करेंगे। एक रेजिस्टेंस दोनों में से सीरीज पैरेलल में जो भी मिल जाए हम उसकी वैल्यू डालेंगे। आउटपुट में कितना वोल्ट चाहिए, 0.5 से 0.9 के बीच में कुछ भी। ये रहा चार्जिंग कनेक्टर, और लेआउट में आप देखेंगे तो ये चार्जिंग कनेक्टर एक कोने पे है। इसका नाम क्या दिया है वो आपको देखना है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम जो है यहाँ पे J1901 नाम दिया है, और इस नाम को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। स्कीमेटिक के अंदर जाना है, दूसरे पेज पे कीबोर्ड में कंट्रोल F दबाएंगे, लिखेंगे J1901। यहाँ लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, जो भी सेक्शन, जो भी लाइनें देखनी है उसी को पकड़ के आगे चलना है। चार्जर लगाने के बाद मेन बोर्ड में हमारे 5 वोल्ट आने चाहिए। 5 वोल्ट आने के बाद देखेंगे TP5 है, यानी कि टेस्टिंग पॉइंट, इस पे 5 आना चाहिए। यहाँ 5 वोल्ट आता है तो इसके बाद आगे देखेंगे एक डायोड का पॉइंट है जिस पर लिख रहा है TVS, इस पर आना चाहिए। बोर्ड में कहाँ है इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, देखो TP5 तो ये लिखा है इस कोने पे, तो TVS 19 इस कोने पे है। बोर्ड में आप चेक करेंगे, मदरबोर्ड में TP5 TVS 19 का पॉइंट है। यानी जब चार्जर लगाएंगे तो आप इस टेस्टिंग पॉइंट पे 5 वोल्टेज देखेंगे और इस पर देखेंगे। जब इन पे 5 वोल्ट आ जाएंगे तो इसके बाद 5 वोल्टेज आपका कहाँ जाएगा, यह 5 वोल्ट आपका यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, तो इस नाम को हम फाइंड करेंगे। आगे हम जब भी बढ़ेंगे इस लाइन के नाम से ही बढ़ेंगे, जो भी सेक्शन करना है। जो नाम लिखा है हमें लिखेंगे इसमें पूरा, बी बस डैश USB डैश इन डैश 1। इस नाम को हमने यहाँ पे डाला और इसको हम नेक्स्ट करके जहां से कॉपी किया था वहां चलो। यहाँ से नाम हमने कॉपी किया। अब इसके बाद ये जाता कहाँ है, ये पहुंचा कहाँ तक, ये यहाँ तक पहुंचा था। इसके बाद कहाँ जाएगा, जब हमने इसको कॉपी करके नेक्स्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पे एक कैपेसिटर जिसका नाम C0516 है।
अब इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट आनी चाहिए। बोर्ड में कैपेसिटर खोजना, तो इस बोर्ड में आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा। आपको बोर्ड में चेक करना पहले लेआउट में। C0516 आप देखेंगे, ये रहा ऊपर है। अब C0500 अब बोर्ड में खोजना है, इसके बाद तो देखेंगे यहाँ पे ये दिया है C0516। अब C0516 हमें यहाँ मिला, यानी कि 5 वोल्ट यहाँ से निकल के इधर इस पे आना चाहिए। इसके बाद कहाँ जाएगा, स्कीमेटिक में चलते हैं और स्कीमेटिक में देखेंगे कि यह लाइन हमारी यहाँ से निकल के कहाँ तक जाएगी। अब आपने देखा, इसके बाद ये लाइन देख रहे हैं यहाँ पे एक आईसी दिया जिसका नाम है U0503। U0503 जो आईसी है, हमें बोर्ड में खोजना है। तो देखो उस कैपेसिटर के सामने ये रहा, यानी कि यहाँ 5 वोल्ट आने चाहिए। बोर्ड में आप देखेंगे तो ये रहा। ये कौन सा आईसी है, स्कीमेटिक बताएगा खुद से। 5 वोल्ट की जो लाइन जिसमें इनपुट आउटपुट होती है वो ओबीपी आईसी होती है। देखिए ओबीपी नाम लिखा है, यानी कि यह ओबीपी आईसी है जिसमें कि 5 वोल्ट आ रहा है और 5 वोल्ट जा रहा है, इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बाद में जो 5 वोल्टेज है, हेलो सर। हाँ सर C1 और C1 A2 B1 सर जो आउटपुट में आप देखेंगे यहाँ कैपेसिटर आउटपुट में C0517। अब C0517 आप देखेंगे यहाँ पर ये दिया है ओबीपी के जस्ट नीचे। बोर्ड में आप खोजेंगे तो ये दिया, यानी कि ये C0517 है जिसपर 5 वोल्ट आना चाहिए। और इसमें 5 नहीं आता तो ओबीपी खराब है, ओबीपी बाईपास कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट। हर पॉइंट में कर सकते हैं, पर देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, किस तरीके से। अब इसके बाद में जब ये चार्जिंग आईसी पे यहाँ पे जाएगा, देखिए आगे नाम हमें खोजना है, तो इस नाम से हम फाइंड करेंगे जो यहाँ लिखा है। तो सेम नाम जब हम ऊपर सर्च करते हैं वो नाम पूरा सेलेक्ट होता है। ओबीपी के बाद ये लाइन हमारी यहाँ पे आती है और ये चार्जिंग आईसी। अभी जो चार्जिंग आईसी है इसमें 24 नंबर की और 1 नंबर की पिन पे जा रहे हैं 5 वोल्टेज, जो कि आपको उस दिन बताए थे। बोर्ड में आप चेक करेंगे U0501 कहाँ है, ये मेन बोर्ड में देखेंगे ये, यानी कि 1 नंबर है, 24 नंबर है, इस पे 5 वोल्ट आने चाहिए। 5 नहीं आते तो आप कहीं से भी जंपर दे सकते हैं 5 वोल्ट का इस कैपेसिटर पर या यहाँ पे। इन कंपोनेंट देखने के बाद यदि ओबीपी के इनपुट आउटपुट में है तो इनपुट आउटपुट ठीक है, चार्जिंग आईसी पर नहीं पहुंच रहा तो आप आउटपुट से यहाँ से यहाँ जंपर। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि चार्जिंग आउट, यानी चार्जिंग करने के लिए, यहाँ तक मैंने आपको बताया था, दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। आप देखेंगे यहाँ लिखा है बी बैट, यानी कि बैटरी, यहाँ लिख रहा है चार्जिंग आउट। तो चार्जिंग आउट नाम को हम कॉपी करेंगे, यहाँ लिखते हैं CHG डैश आउट। इस नाम को यहाँ लिखने के बाद हम इसको करेंगे नेक्स्ट। ये यहाँ के बाद कहाँ आया है, यानी कि चार्जिंग आईसी से लाइन निकल के यहाँ पर पहुंची। ध्यान से समझो, ये फिर चार्जिंग पे आया, मैं यहाँ से नेक्स्ट किया तो ये लाइन यहाँ पहुंचा। ये कौन सा आईसी है, फ्यूल गेज आईसी पर ये लाइन आ रही है। ये लाइन यहाँ से हमारा फ्यूल गेज आईसी पे आया। फ्यूल गेज आने के बाद देखो ये कहाँ से आ रहा है, चार्जिंग। जब चार्जिंग आईसी लाइन आ रही है यहाँ पे सीधा एक रेजिस्टेंस R0506 के बाद ये लाइन लिखा है बी बैट, यानी कि बैटरी के प्लस पे जा रहा है डायरेक्ट R0506 के साथ। R0506 के साथ चार्जिंग आईसी के आसपास देखिए बोर्ड में आप देखेंगे सेम जगह ये, यानी कि यह लाइन हमारी यहाँ से निकल के सीधा यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुंचना चार्जिंग आईसी तक। लेकिन इसमें एक चीज और बता रहा है कि ये चीज है, ये लाइन तो यहाँ जा ही रही है बैटरी पे चार्जिंग आईसी, लेकिन C1 C2 का ध्यान से देखिए, जो रेजिस्टेंस है इसका एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है, यानी कि जो व्हाइट कलर का रेजिस्टेंस है 0.01, इसका एक एक सिरा जो है हमारा फ्यूल गेज आईसी से कनेक्ट है। अब जो फ्यूल गेज आईसी से कनेक्टेड है, बोर्ड में आप चेक करेंगे कैसे कनेक्टेड है। देखो मदरबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूल गेज आईसी, गौर से आप देखेंगे यहाँ पे दो छोटी सी लाइनें दिखाई देंगी,
एक लाइन इधर से जाता है, एक इधर से आता है, इसके अंदर ये फ्यूल गेज आईसी है। हर फोन में फ्यूल गेज नहीं होता है, जिस फोन में होगा रेजिस्टेंस के आसपास मिलेगा, जिसमें फ्यूल गेज नहीं होती है फिर ये दोनों लाइनें जो है हमारा जाता है पावर आईसी और चार्जिंग आईसी दोनों में से किसी में। अब इसके बाद में यहाँ देखेंगे ये फ्यूल गेज है, यानी कि बैटरी से परसेंटेज से संबंधित जो भी समस्या आएगी इस रेजिस्टेंस को बदलने के बाद ठीक नहीं होती है। तो हमें फ्यूल गेज आईसी देखनी होती है, इसको बदलते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दूसरा, फ्यूल गेज के आसपास आप देखेंगे इसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे जो देख रहे हैं यहाँ पे, कोई भी टूटना नहीं चाहिए, कोई निकला हुआ होना नहीं चाहिए। अब इस फ्यूल गेज के संबंधित क्या परेशानी आएगी ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये लाइन हमारी चार्जिंग आईसी से निकल रही है, इसका आप ध्यान रखें। तो चार्जिंग सर्किट में कोई भी समस्या आती है तो हमें पूरा पॉइंट देखना होगा यहाँ से आता है। चार्जिंग आईसी पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा बक एसएमडी आई2सी। बक एसएमडी आई2सी जो लिखा है इसका मतलब होता है कि सीपीयू से कनेक्टेड होती है, यानी कि चार्जिंग आईसी जो भी एक्टिविटीज होती है वो सीपीयू को पहुंचती है। और सीपीयू समझता है इसको खराब होने से जो चार्जिंग इंडिकेशन, चार्जिंग डिटेक्शन, स्लो चार्जिंग, क्विक चार्जिंग जो बनेगा, यानी सीपीयू नहीं समझ पा रहा है तो हमें क्वालकॉम के अंदर बक एसएमडी आई2सी लाइन देखनी होगी। अब इसके अंदर ये हमारा चार्जिंग सर्किट है। अब जैसे हम चार्जिंग समझे हैं ऐसे हमें कोई और सेक्शन समझना है, तो उस सेक्शन को जैसे टच है या जो भी सेक्शन है तो टच के पॉइंट पर गए, इसका नाम है J2301। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे कंट्रोल F J2301, जहाँ भी टच पॉइंट होगा वो आपको दिखाई दे। टच के अंदर आप देख रहे हैं इसमें टोटल 10 पिन है, 10 में से 5 पिन जो है इसमें ग्राउंड है, और 5 में से जो हमारे पॉजिटिव पिन जिसपे लिखा है टच INT, इसका मतलब इंटरफेस सीपीयू से आता है, टच रीसेट सीपीयू से आता है, I2C क्लॉक डेटा सीपीयू से आता है, VREGL ये पावर IC से, जहाँ पे VREGL लिखा है LDO है। अब ये लाइन तो डायरेक्ट सीपीयू से है। अब ये जो लाइन है मान लो टच नहीं काम करता, इन सब पे GR आना चाहिए, लेकिन I2C क्लॉक डेटा पे GR आएगा तब भी लाइन काम नहीं करेगी। क्यों? देखो ये डेटा जो देख रहे हैं, डेटा पर डबल निशान है, दो आने का दो जाने का, और क्लॉक पे देख रहे हैं SCL सीरियल क्लॉक, इसमें सिर्फ आने का है। क्लॉक डेटा का मतलब होता है कि कमांड जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल, सीपीयू समझता है कि सर्किट काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर
I2C को जब हम फाइंड करेंगे, यहाँ से लाइन कहाँ जाएगी, तो हमें पूरा नाम लिखना है TP डैश I2C। तो यहाँ लिखेंगे हम TP डैश I2C डैश SCL। और जब इसको नेक्स्ट करेंगे, पहले हमें जाना है जहां से हमने कॉपी किया, अभी नहीं पहुंचे, जहां से हमने कॉपी किया है पहले वहां आना है। ये यहाँ से लिया था हमने। अब ये लाइन इसके बाद कहाँ जाएगी, जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहुंचा। यहाँ आने के बाद देखेंगे इस लाइन के अंदर आप कोई डॉट पॉइंट कट है, जूम करते हैं, देखते हैं। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट ए दिया, एक कट ए है, एक कट ए है। इसका ये क्या है, टीपी टेस्टिंग पॉइंट है। ये इसका TBS 2301 ये डायोड है। अब ये लाइन जब आप चेक करेंगे मदरबोर्ड में, इसको शॉर्ट होने से क्या होगा, टच काम नहीं करेगी, पैरेलल में है। इसके बाद ये लाइन यहाँ पे पहुंचता है, और इस ये कंपोनेंट आपको खोजना है बोर्ड में कहाँ है, तो इसका नाम है TBS 2301। तो आपको यहाँ कहीं खोजना होगा, हम फाइंड करें, कंट्रोल F, TBS 2301 फाइंड किए, तो आप देखेंगे टच कनेक्टर के जस्ट पीछे दिया है, बोर्ड में खोजना है। बोर्ड में भी हम देखेंगे टच कनेक्टर, तो ये रहा, सेम लोकेशन पे हमें देखना है, कनेक्टर के इधर, ये रहा कोने पे है सबसे नीचे। बोर्ड में भी आप चेक कर सकते हैं, इधर से दूसरा वाला है TBS 2301, कौन सा वाला, ये वाला। ये इस लाइन का कंपोनेंट है। अब जो इस लाइन का जो कंपोनेंट है, आपने देखा ये किसका है, क्लॉक का। इसको खराब होने से टच काम नहीं करेगा। इसके बाद लाइन कहाँ जाएगा, इसको हम फिर नेक्स्ट करेंगे, आगे यहाँ पहुंचा, यानी कि कंपोनेंट के बाद सीधा आप देख रहे हैं U1101 जो CPU है, इसके अंदर ये लाइन पहुंच रही है डायरेक्ट। इसके बाद आप देखेंगे ये लाइन हमारे यहाँ पे भी एक जगह, जिस पर लिखा है एक तरफ VREGL5, यानी कि LDO 5 भी नंबर का LDO 1.8 वोल्टेज लेके इस पे आ रहा है। और जो वोल्टेज आएंगे इस पर 1.8 आएंगे। अभी लाइन कैसे काम कर रही है इसको मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा ड्राइंग के साथ। जैसे आप देखेंगे ये टच कनेक्टर है, ये लाइन आपका सीधा यहाँ आया था, इसमें एक टेस्टिंग पॉइंट था जो अभी चेक किए थे, और इसमें एक डायोड लगा था इस तरीके से, एक एक तरफ से ग्राउंड है, और ये लाइन डायोड टेस्टिंग पॉइंट के बाद सीधा जा रहा है CPU के अंदर, और ये पावर IC से आ रही है। ये सर्किट ऐसे है, इस लाइन को बड़े ध्यान से देखो। इसमें होगा क्या, पावर IC से 1.8 वोल्ट आएंगे रेजिस्टेंस पर, यही वोल्ट आपका CPU में जाएगा, और यही वोल्ट टच कनेक्टर पे जाएगा इस तरीके से। अब इसमें से टच की लाइन काम नहीं करती है किसी भी फोन में, तो आपको रजिस्टेंस हटानी है। रजिस्टेंस के दो सिल्वर पॉइंट बचेंगे, एक बचेगा ये CPU वाला, एक पावर IC, दोनों तरफ GR देखना है। दोनों तरफ GR है तो इसका मतलब CPU वाली लाइन ओके है। एक तरफ जिस भी तरफ GR नहीं आएगा वही लाइन खराब होगी CPU से, पावर IC से। तो इस तरीके से आप टेस्ट सेक्शन को समझेंगे। अब ये लाइन हमारी यहाँ से सीधा CPU के बाद कुछ कंपोनेंट के बाद सीधा हमारा यहाँ पे टच कनेक्टर पे जा रही है। तो टच सेक्शन आपको इस रिपेयर करना है, जो लाइनें मैंने आपको बताई इसी तरीके से सारी लाइनें आपको देखनी है। क्लॉक डेटा CPU कहाँ है, ये सब CPU के क्लॉक डेटा पे 1.8 आते हैं जो कि पावर IC से आता है। ये जो LDO देख रहे हैं ये भी आपका पावर IC से आता है, जिसमें कि 2.8 वोल्टेज रहता है।
अब अभी और कोई सेक्शन आपको रिपेयर करना है, समझना है, जैसे कोई भी सेक्शन, थर्मल आईडी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। इसका नाम है J0501, कंट्रोल F, J0501 डालेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे J0501 के अंदर बैटरी कनेक्टर पे बैटरी का प्लस है जो कि चार्जिंग ऐसी आता है। इस लाइन पर 3.7 से 4.2 के वोल्टेज आते हैं। अब ये जो वोल्टेज आते हैं ना, आप ये ना समझे इसको फिक्स आना चाहिए, इसमें फ्लक्चुएट होते हैं। इसमें फिक्स वोल्टेज जब आएंगे, जब बैटरी भी लगी है और चार्जर भी लगा, बैटरी निकली है चार्जर लगा है, तो वोल्टेज इसमें फ्लक्चुएट करेगा। तो ये ना समझे चार्जिंग ऐसी खराब है, आपको बैटरी लगानी है और उसके बाद चेक करना है। थर्मल की लाइन को आपको यहाँ समझना है, तो बी बैट जो थर्मल है, आपको लिखना है बैट थर्मल, जो नाम है बैट डैश, ये हमने डाला, जहाँ थे पहले हम वहां चलेंगे, कहाँ थे, नेक्स्ट ये यहाँ थे। इसके बाद ये लाइन कहाँ जाएगी, इसको नेक्स्ट करेंगे, कंपोनेंट के बाद यहाँ पे आता है, जो कि मैंने आपको कल परसों क्लास में बताया था। अब ये थर्मल लाइन के बाद ये लाइन हमारी यहाँ से यहाँ भी है, इसका एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ, यानी कि फ्यूल गेज पे भी जा रहा है थर्मल, यानी कि बताएगा तो सीपीयू ही इस लाइन के अंदर क्या स्थिति, डायरेक्ट सीपीयू में नहीं है। तो ये थर्मल लाइन फ्यूल गेज पे जाएगी और फ्यूल गेज सेंस कराएगा सीपीयू के अंदर। तो इसमें से 0 ओम का रेजिस्टेंस है, ये खराब हो जाए, देखो यहाँ लिख रहा है ना बीडीडी गेज, अब ये रेजिस्टेंस इसमें से खराब हो जाए तो आपका हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की समस्या इसमें बनेगी। ये रेजिस्टेंस जो लगे हैं 0 ओम का 1 मेगा ओम का, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और इस आईसी की पिन जो बॉल है वहां तक पहुंचना चाहिए। ये भी थर्मल का सर्किट है, यहाँ से तो बन ही रहा है, और ये भी थर्मल का सर्किट है। ये जो सर्किट है, सर जहाँ पर जीरो है रेजिस्टेंस लगा वहाँ पर सर जंपर मार सकते हैं सर। हाँ लगा सकते हैं, जो रजिस्टेंस 50 ओम से कम की होती है वहां आप जंपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थर्मल की लाइन है, बैटरी कनेक्टर से 4 किलो का रेजिस्टेंस के साथ आप देखेंगे डायरेक्ट पावर आईसी में जा रहा है, ये 0701 पावर आईसी है। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा है क्यूब थर्मल, क्यूब थर्मल यानी कि यही लाइन है, और इसको लिख रहा है 1.8। ये दोनों लाइनें कहाँ हैं, ये दोनों है, यानी कि यहाँ भाग अलग दे दिया है इसका, क्यूब थर्मल से क्यूब थर्मल में भी पाना चाहिए, और 1.8 से 1.8 पे भी पाना चाहिए। अब इस लाइन में होगा क्या, जैसे 1.8 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 100 किलो ओम और 100 किलो मिला के ही हो जाएगा 0.6 से 0.9 के बीच, यानी कि ये जो बन रहा है हमारा डिवाइडर सर्किट बना हुआ है। अब जो डिवाइडर सर्किट है इसके अंदर, ये बना कैसे, ये 100 किलो के रेजिस्टेंस के साथ एक सीरीज में लगा है 100 किलो में, जब जाके डिवाइडर हुआ। तो थर्मल की लाइन पे चार्जर लगाने का 0.65 से 0.9 तक के बीच में आना चाहिए वोल्टेज का, जब इसमें चार्जर लगाएंगे। यही लाइन हमारी यहाँ पे दी है, जो कि देखेंगे, तो बैटरी की लाइन पे 0.65 से 0.9 के बीच में वोल्टेज आना चाहिए इस फोन के अंदर। लेकिन जिस फोन में रेजिस्टेंस बोर्ड में नहीं होती ये पैरेलल वाली एनटीसी, वो कहाँ रहता है, कुछ फोनों में बैटरी के अंदर, तो आपको बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, वो आपको बदलनी होती है। बैटरी के अंदर एक काले कलर का दिखाई देता है कॉइल की तरह, वो एनटीसी होता है, यानी कि थर्मिस्टर। तो इस तरीके से आपको इसमें डायग्राम रीड करना है, इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि किस कंपोनेंट पर कैसे कैसे लाइनें जुड़ी हैं, कहाँ तक पहुंच रही है। और उसके बाद आपको यहाँ लोकेशन देखनी होती है, लोकेशन के बाद आपको यहाँ पे देखना होगा इसके मदरबोर्ड के प्रिंट पे,
अब इनमें वो कंपोनेंट है नहीं है, टूटा है, शॉर्ट है, वो आपको लगाना है। जब लाइन ठीक है, कंपोनेंट ठीक है, उसके बाद आपको आईसी रिवॉल्व करनी है और आईसी चेंज करनी पड़ सकती है लास्ट में। अब लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे J0501। J0501 लिखने के बाद जहाँ भी बैटरी कनेक्टर होगा वो सामने आ जाए। अब इसके अंदर थर्मल की जो लाइन है, ये यहाँ पे लिखा है बैट थर्म, यानी कि बैट थर्म का मतलब बैटरी कनेक्टर से संबंधित जो हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ से हमारी सॉल्व होगी। बैटरी थर्मल। अब जो बैटरी थर्मल जो है, इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे टेस्टिंग पॉइंट दिया है, और ये बैटरी थर्मल का देखिए एक यहाँ कंपोनेंट है इस लाइन में, इसका नाम है TVS 0505। इसके बाद आगे चलते हैं तो बैटरी थर्मल का टेस्टिंग पॉइंट ये दिया। ये जो खोजना है आपको, यही खोजना है। टेस्टिंग पॉइंट का नाम है TP31। तो TP31 कहाँ है, जो कहिए ये थर्मल का टेस्टिंग पॉइंट है। बोर्ड में आप देखेंगे तो जहाँ TP टेस्टिंग लिखा है और यहाँ गोल पॉइंट मिलेगा, और आपको तुरंत समझ लेना है कि ये थर्मल का पॉइंट। थर्मल के पॉइंट के बाद में यह लाइन हमारी यहाँ पे, जब आप चार्जर लगाते हैं तो इस लाइन पर 1.8 वोल्ट आता है, और आप इस टेस्टिंग पॉइंट पर चेक कर सकते हैं चार्जर लगाने के बाद। अब थर्मल की लाइन यहाँ से आगे कहाँ जाती है, हम यहाँ लिखेंगे बैट डैश थर्म, बैट डैश थर्म। जैसे हमने बैटरी थर्मल को यहाँ पेस्ट किया, तो बैटरी थर्मल की जो लाइन है ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 4 जगह। अब इस बोर्ड के अंदर जो बैटरी थर्मल की लाइन है वो यहाँ पे जो लगी है वो लगी है 4 जगह। अब 4 जगह में से हमें कहाँ कहाँ चेक करना है, देखो 4 जगह का मतलब है बैट थर्म 4 जगह लिखा है इस स्मेटिक के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पहुंचे, ये फील्ड गेज आईसी है, और फील्ड गेज को आप देखेंगे यहाँ पर ये बैटरी थर्मल की जो लाइन है इस पे फील्ड गेज की D1 की बॉल पे आएगा, बैटरी कनेक्टर से आ रहा है, ध्यान रखना बैटरी कनेक्टर से यहाँ भी है, और इसके बाद ये लिख रहा है VDD गेज, यानी कि CPU में जा रहा है। अब इस पर जो वोल्टेज आएंगे यहाँ पर 0.5 से 0.9 के बीच आने चाहिए। अब ये लाइन इसके बाद कहाँ है, और यहाँ पे है, यहाँ से तो लिए थे, इसके बाद और कहाँ है, यहाँ है। जूम आउट करके पहले हमें देखना है, इसका सर्किट देखिए ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि आप इनके नाम देखेंगे यहाँ पे, इस पर लिख रहा है बैटरी थर्मल, और इस पर लिख रहा है VREGL16, यानी कि LDO। अब जो LDO है ये क्या है, इसका 1.8 जो मैंने अभी बताया था, चार्जर लगाने के बाद इस लाइन पर 1.8 वोल्ट आएगा, और यह वोल्टेज आपका पावर आईसी में भी जाएगा, और यही वोल्टेज आपका जाएगा बैटरी के थर्मल के पॉइंट पे, यानी कि बैटरी कनेक्टर पे। अब इसके बाद में ये तो वोल्टेज कब आएंगे, चार्जर लगाने के बाद। अब इसी लाइन को आप देखें, यहाँ लिखा है क्यूट थर्मल, यानी कि थर्मल को बंद करने के लिए आप देखेंगे इसका दूसरा पार्ट है, यानी कि आप इनके नाम चेक करेंगे क्यूट थर्मल 1.8 1.8, यानी कि दोनों लाइनें एक ही हैं, ये इसको जोड़ा नहीं है। जोड़ने का मतलब क्या था इसमें, ये लाइन इसको इस तरीके से बतानी चाहिए थी कि यहाँ से जुड़ी है और ये ऐसे जुड़ी है, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया है, नाम लिखा है, तो हमें खुद समझ में, ये पार्ट इसी का है जुड़ा हुआ। अब जो पार्ट इसमें जुड़ा है, और आप यहाँ देखोगे इसके अंदर कि यहाँ पे जो है ये 100 किलो ओम का लगा है, और एक 100 किलो ओम का लगा है, यानी कि 2 पॉइंट है। ये हमारा है डिवाइडर सर्किट, इसके अंदर 1.8 वोल्ट आ रहा है, देखो ये 1.8 पावर आईसी से आ रहा है। जब ये पावर आईसी से 1.8 वोल्ट जब निकलेगा इसका LDO का, तो किस पर आएगा, 100 किलो ओम के रेजिस्टेंस। तो अब
100 किलोमीटर रेजिस्टेंस पर आने के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक एनटीसी लगी है। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि टेम्परेचर जो तापमान है उसको महसूस करने वाला। अब ये 100 किलो ओम के लगे हैं, एक सीरीज में है, एक पैरेलल में है। इसी को बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। अब जो आप देख रहे हैं इसका ध्यान दें, ये जो एनटीसी पैरेलल में है, ये बहुत सारे फोनों में क्या होता है, ये मदरबोर्ड में नहीं होता, बैटरी में लगा होता है, वो वीवो में, रियलमी में, वन प्लस में। अब ये जो लाइन है हमारी यहाँ पे इस बोर्ड में यहाँ है, तो इसमें बैटरी खराब हो ना हो, बैटरी से एरर नहीं आएगा। इसके अंदर जो एरर आएगा मोबाइल के अंदर से आएगा। कब? जब चार्जर लगाने के बाद ये यहाँ भी 1.8 आता है इस लाइन तब, क्योंकि यहाँ 1.8 नहीं चाहिए, यहाँ कितना चाहिए, 0.5 से 0.9 के बीच में हमें वोल्टेज आता है इसमें। किट थर्मल जो लिखा है सेंसिंग लाइन है। अब ये जो डिवाइडर सर्किट कैसे बना, देखो 1.8 यहाँ आया, यहाँ से डिवाइड होके यहाँ आया, और इसके बाद में आप देखेंगे थर्ड पावर आईसी में चला जाएगा और बैटरी के थर्मल पे चला जाएगा। तो 1.8 इस तरीके से काम कराएगा इसमें। अब हमें 1.8 समझना है तो हम लिखेंगे वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर लिखने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ जाओगे, सोर्स में हमें क्या लिखना है, जो हमें मिला, कितना वोल्टेज आता है, किसी फोन में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, वो चेक करने के बाद। तो हमें यहाँ मिल रहा है इस फोन में 1.8, तो हम यहाँ लिखेंगे सोर्स पे 1.8, ये ओम्स की जगह किलो ओम सेट करना है। रेजिस्टेंस जो R1 है ये सीरीज में होता है, और ये 100 किलो ओम का था, और एनटीसी जो लगी थी ये भी 100 किलो ओम की थी। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बताएगा आउटपुट में कितना वोल्ट निकलेगा। आउटपुट का मतलब है यहाँ पे जो देख रहे हैं R1 सीरीज में है और R2 पैरेलल में है, यानी कि ये भी 100 किलो ओम का है, ये भी 100 किलो ओम का है। आउटपुट का मतलब इन दोनों के बीच में से जो निकलता है, कैलकुलेट 0.9, यानी कि इसके अंदर 0.9 वोल्ट आएगा थर्मल की लाइन पे। इनसे कम ज्यादा होते हैं तो हमारे टेम्परेचर की समस्या आएगी। तो कोई भी क्वालकॉम का सर्किट आपको समझना है थर्मिस्टर का, वो ऐसे ही आपको करना है। तो अब इसमें तो हमारे को यहाँ पे मिल गया थर्मिस्टर, किसमें, यहाँ पे, ये यहीं लगा है बोर्ड में। बोर्ड में कहाँ होगा, इसका नाम है एनटीसी 0601, ये फाइंड कर लो, एनटीसी 0601, ये बोर्ड में यहाँ है, इसका डिस्प्ले कनेक्टर के किनारे से। ये कॉइल की तरह दिखेगा, एक तरफ से ग्राउंड होगा और एक तरफ से रीडिंग देगा। थर्मिस्टर हमेशा ग्राउंड रहती है। अभी यहाँ पे लगा है। इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है इसमें 100 किलो ओम का, R0705, ये भी सिग्नल भी इसका थर्मिस्टर यही बना है। इन दोनों में से कुछ भी खराब हो जाए तो इसमें हाई लो टेम्परेचर की समस्या बन जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटने बढ़ने से। अब हम समझते हैं मीडियाटेक का। तो मीडियाटेक का डायग्राम ओपन करते हैं, किसी भी फोन का हो ऐसे ही करना है आपको, अलग कुछ नहीं है। ये रेडमी 6 है, इसका जो सर्किट है 450 मॉडलों का इसका एक ही है। स्मेटिक खोला, यहाँ पे हम ड्राइंग खोलेंगे और यहाँ पे हमें बैटरी कनेक्टर खोजना है तो हम फाइंड कर लेंगे डी बैट। यहाँ भी बैटरी कनेक्टर होगा, हम नेक्स्ट करके पहुंच जाएंगे। ये लिख रहा बैटरी कनेक्टर J0002, J0002 बैटरी कनेक्टर का यहाँ नाम दिया, देखिए ये रहा।
अब बैटरी कनेक्टर का सर्किट हमने यहाँ खोला। अब उसमें क्या था और इसमें क्या था, दोनों की क्लास एक ही में करा रहा हूँ, इसलिए समझो। ये मीडियाटेक के अंदर थर्मल जो मिलता है बैट ऑन के नाम से मिलता है। बैट ऑन पर 1.8 वोल्ट आना चाहिए, और इसे देख रहे हैं पीएमयू, ये पावर आईसी के अंदर जाती है, लाइन सेंसिंग की होती है। इसके अंदर आप गौर से देखो, यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है और इसमें 15 किलो ओम का लगा है। ये दोनों लाइनें डायरेक्ट पावर आईसी से रहती हैं। अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप कब होगा, यानी कि कम कब होगा, जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे। तो इसको एक बार सर्च करके देख लेते हैं क्या इसके अंदर थर्मिस्टर लगी है या नहीं। ये नेक्स्ट की है और सीधा यहाँ से पावर आईसी के बाद यहाँ तक पावर आईसी कनेक्टर, ये कनेक्टर, इसके बाद में इसमें कुछ नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि इसमें थर्मिस्टर नहीं लगी। अब इसमें थर्मिस्टर नहीं लगी है तो इसमें वोल्टेज कितना आएगा, 1.8 या 2.8 जो भी आए। अब मान लेते हैं इसमें 1.8 वोल्ट आएगा, 1.8 वोल्ट इस पर आ गया हमारा। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की है तो सीरीज में है, देखो 1.8, ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का है। इनको जीरो करते हैं और हमें दूसरे की वैल्यू नहीं मालूम, यानी कि कितना बैटरी के अंदर लगा होगा या हमें लगाना है। तो हमें वोल्टेज चाहिए 0.6 या 8 या 9, तो कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे हैं 1 किलो ओम और 1 किलो ओम, यानी कि हमें दोनों जो रजिस्टेंस लगानी है बराबर की लगानी है। 1 किलो ओम सीरीज, 1 किलो ओम पैरेलल, तो वोल्टेज हमारा इसमें कम हो जाए। अब यहाँ पे मान लो जैसे कि 15 किलो ओम का होता है और यहाँ पे हम जीरो कर देंगे और चेक करेंगे तो यहाँ भी 15 है। दोनों तरफ जो रजिस्टेंस रहती है वो बराबर वैल्यू की रहती है, 15 15, 25 25, 30 30, सीरीज और एक पैरेलल। जब जाके हमारे वोल्टेज कम हो गए, मान लो इस फोन के अंदर जो है आपका यहाँ 1.8 आ रहा है, तो इसके अंदर समस्या रहेगी। अब आपको क्या करना है, जहां भी 1.8 है, अब इस पर आपको एक जंपर लेना है या रेजिस्टेंस यही सोल्ड करना है और दूसरी तरफ आपको ग्राउंड कर देना है। ये जो लगाएंगे आप 15 किलो ओम का यहाँ पे लगाना है। और सीरीज में, एक सीरीज में रहता है एक पैरेलल में। यदि 1 किलो ओम का इस लाइन में है तो 1 किलो ओम का ही आपको इसमें लगाना है, तो हमारा सॉल्यूशन इसके अंदर हो जाएगा। तो किसी भी फोन के अंदर थर्मिस्टर सेक्शन आपको चेक करना है तो इसी तरीके से चेक करेंगे। सैमसंग की बात करते हैं, सैमसंग के अंदर आपको कैसे खोजना है थर्मिस्टर। तो हम एक स्कीमेटिक खोल लेते हैं कोई भी सैमसंग का। स्कीमेटिक, लेआउट और स्कीमेटिक। अब हमें सैमसंग के अंदर बैटरी कनेक्टर से नहीं मिलता, इसमें आप देखेंगे थर्मिस्टर, तो इसमें बैटरी कनेक्टर जो भी होगा वहां से नहीं मिलेगा। देखते हैं एसओसी 5000 सर्च करके क्या ये बैटरी कनेक्टर है। एसओसी जूम कर लेते हैं। हाँ, ये बैटरी कनेक्टर ही है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पर, यहाँ पर कोई थर्मल के बारे में नहीं बताया, यानी कि सैमसंग के अंदर बैटरी कनेक्टर से थर्मल लाइन नहीं होती है। अब सैमसंग के अंदर आपको खोजना है तो कहाँ मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ टाइप करना है, इसमें टाइप करना है PHM और सर्च करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये मिला हमें, तो हम इस तरीके से सर्च करेंगे चार्जिंग THM या THM के नाम से, और आप यहाँ देखेंगे हमारा सेम सर्किट बिल्कुल सेम मिलेगा। तो थर्मिस्टर सर्किट हर फोन के अंदर सेम होता है। ये सैमसंग का आप देख रहे हैं, इसमें इसमें क्या है कि एक रेजिस्टेंस सीरीज में है और एक पैरेलल में। इसका 1.8 आ रहा है जो कि पावर आईसी से एलडीओ है, और ये जो देख रहा है एक तरफ से ये ग्राउंड है यहाँ से ये, और यहाँ से 1.8 आएगा और ये चला जाएगा आपका सीपीयू या पावर आईसी के अंदर, जो कि जिसपे लिख रहा है चार्जिंग THM, यानी कि सेंसिंग लाइन है हमारी। तो सैमसंग के अंदर थर्मिस्टर में चेक करेंगे, लाइन खोजनी है तो हम इसको जो है यहाँ से कॉपी करेंगे
और नेक्स्ट करेंगे। ये कहाँ जा रहा है देखिए, न्यू सीपी 4000 के अंदर। ये सीपी 4000 क्या है इसमें, ये सीपीयू के अंदर जा रहा है। यानी सैमसंग के अंदर कहाँ रहता है, सीपीयू में रहती है। बहुत सारे फोनों में पावर आईसी में होती है, बहुत सारे फोनों के अंदर चार्जिंग आईसी के अंदर होता है। तो सैमसंग के अंदर आपको इस तरीके से खोजना है। खोजने के बाद आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि इसमें 1.8 आता है, तो आपको एक रेजिस्टेंस देना है, ग्राउंड कर देना। इसमें 1.8 वोल्ट है, 100 किलो ओम का है। तो डिवाइडर कैलकुलेटर में चलते हैं और हम देखिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ 1.8 है, ये 100 किलो ओम का है, और यहाँ हम जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं। दूसरे की वैल्यू देखते हैं कितना है। इसमें कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट में जो वोल्टेज चाहिए हमें 0.67 चाहिए। हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि हमें 0.6 लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ये यहाँ पे हमें 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, यानी वोल्टेज के हिसाब से कहाँ पे किसको वोल्टेज चाहिए तो हम डिवाइड इस तरीके से करके बना सकते हैं। और थर्मल सर्किट मैंने आपको मीडियाटेक, एसपीटी, क्वालकॉम का और सैमसंग का बताया है। अब फोन के अंदर जो बैटरी होती है ना, बैटरी जिसे हम बोलते हैं बीएमएस सर्किट, जैसे मोबाइल बैटरी, बीएमएस सर्किट। अब इसका सर्किट जो होता है वो डायग्राम इस तरीके से रहता है इसका। ये जो पत्ते होते हैं इनके अंदर कंपोनेंट रहते हैं हमारे, जो कि पैरेलल में होता है। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, इनके अंदर, सैमसंग के अंदर नहीं। तो इनके अंदर रेजिस्टेंस खराब होने पर ये प्रॉब्लम आती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, मदरबोर्ड में जाना है और ये देखना है R5052 के तरह, जिसको 1.8 वोल्टेज आ रहा है। तो R5052 हम खोजेंगे यहाँ पे, आर, और इसको सर्च करेंगे। और ये बोर्ड में देखिए हमें चार्जिंग आईसी के पास मिला, यहाँ पे आपने देखा। यहाँ मिलने के बाद अब ये रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे, जंपर लेंगे। इससे हम एक जंपर लेंगे और एक रेजिस्टेंस लेंगे, जो कि बोर्ड में जहां भी ग्राउंड है उस रेजिस्टेंस को हम ग्राउंड पे सोल्ड करेंगे इस तरीके से। पैरेलल मिल गया। अब यहाँ से जंपर लेके इसके एक सिरे पे आपको लगा देना है बस, तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा किसी भी सैमसंग के अंदर। जब सब बोर्ड में खराबी हो, पत्ते में खराबी हो, तो ऊपर आप एक रेजिस्टेंस लगा दो। कैलकुलेट करने के बाद 15 किलो की रजिस्टर आएगी ना, क्या 15 किलो की रजिस्टर लगेगी ना फिर। नहीं, 15 की नहीं। हमें ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद लगाना है। ओके। कैलकुलेट का मतलब है जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, इससे कि कितना आ रहा है, कितने की एक रेजिस्टेंस है और कितना वोल्ट हमें मिलना चाहिए। और दूसरे की वैल्यू यहाँ मिली हमें 50 किलो ओम, 45 किलो ओम का भी लगा सकते हैं। समझ में आया था ना, हाँ सर। बोलिए। हाँ जी, आया सर समझ में। कैलकुलेट करना सर ये कम समझ में आता है, कैलकुलेट करना समझ में आया। कम समझ में आ रहा था। ठीक है, कैलकुलेट का मतलब होता है कितना वोल्ट आ रहा है, उस वोल्ट को यहाँ लिखेंगे, इनको किलो ओम में सेट करेंगे। एक रेजिस्टेंस दोनों में से सीरीज पैरेलल में से जो भी मिल जाए हम उसकी वैल्यू डालेंगे। आउटपुट में कितना वोल्ट चाहिए, 0.5 से 0.9 के बीच में कुछ भी डाल देंगे। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। इस तरीके से आप किसी भी फोन का थर्मिस्टर को रिपेयर कर सकते हैं। इसी के पास में बहुत सारी कॉइलें दिखाई देंगी, तो हमें इन कॉइलों में देखना है कि जो हमारा
बीपीएच की कॉइल है वो कौन सी होगी। तो इन कॉइलों के आसपास हम चेक करेंगे, एक ऐसा कैपेसिटर मिलता है जो कि ग्राउंड नहीं होता, वो देखना है। एक मिनट कहीं भी ग्राउंड कर लेते हैं, चेक करेंगे, ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है, यानी कि बीपीएच की कॉइल है और अब इससे बचेगा एक तरफ, और एक तरफ नहीं बचेगा क्योंकि आईसी के अंदर जा रहा है। अब इसके बाद में ये क्लियर हुआ कि हमारी बीपीएच की लाइन ये वाली है। अब इसका सर्किट कैसे काम करेगा फोन के अंदर, जब आप चार्जर लगाएंगे इसके अंदर, तो 5 वोल्ट आपका यहाँ से होता हुआ इस कैपेसिटर के माध्यम से, कॉइल के माध्यम से इसके अंदर चला जाएगा। ओबीपी का आउटपुट में ये लाइन हमारी यहाँ पे जाएगी। बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सी लाइन है, तो हम बैटरी के इसमें ग्राउंड और प्लस चेक करेंगे, ये ग्राउंड है, ये प्लस है, ये आ रहा, इसके अंदर गया, यानी कि बैटरी का प्लस हमारा ये वाला है। देखो ये 5 वोल्ट आपके यहाँ से निकल के इसके बाद आईसी में गया, और आउटपुट यहाँ से इसमें चला जाएगा। बैटरी का प्लस यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से और ये अंदर गए। जब चार्जर लगाएंगे तो इस आईसी का जो लास्ट कंपोनेंट है इनपुट का, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट आना चाहिए। अब जो बीपीएच की जो लाइन है हमारी, ये जो कॉइल थी, इस कॉइल पर 3.7 से 4.12 तक वोल्टेज आने चाहिए। तो यहाँ पे जो है सर्किट हमारा इस तरीके से रहता है। चेक करेंगे तो हमें प्रत्येक बोर्ड में ऐसे ही चेक करना होगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो इसकी चार्जिंग आईसी आप देखेंगे यहाँ पे बैक साइड में दी है, लेकिन आप यहाँ पे जब इसको ट्रेस करेंगे तो बी बस यहाँ लिखा है, तो बी बस की लाइन आप चेक करेंगे यहाँ कहीं भी नहीं बचेगा। ये ओबीपी आईसी है, इसका आउटपुट ये है। इसका आउटपुट से आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसके बैक साइड में जो आईसी यहाँ पे इसका भी है, तो ये चार्जिंग आईसी है। तो इस तरीके से आप किसी भी फोन में जान सकते हैं कि बैक साइड में चार्जिंग आईसी क्या है। अब आते हैं मेन क्लास पर जो हमारी थर्मल और आईडी की होती है। थर्मल आईडी को समझते हैं। थर्मल आईडी की जो लाइन होती है, ये तो हो गया आपका बैटरी का प्लस, इधर हो गया ग्राउंड, ये दोनों में से एक लाइन, इन दोनों में से एक लाइन, एक तो होता है थर्मल का, एक होती है आईडी यानी कि बैटरी आईडी। ये कनेक्शन कैसे होते हैं, काम कैसे करती है। तो थर्मल की लाइन खराब होने से क्या प्रॉब्लम आता है, इसको खराब होने से हाई टेम्परेचर रिलेशनशिप, यानी कि हाई लो टेम्परेचर की समस्या थर्मल लाइन से आती है फोन के अंदर। इसके बाद में जो थर्मल है इसके कनेक्शन कहाँ से होते हैं, ये लाइन जाती है आपकी इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना। थर्मल लाइन जो जाती है ना, इसमें दो हमारे को रजिस्टर्स मिलते हैं इस तरीके से। एक रजिस्टेंस डायरेक्ट ऐसे जुड़ता है और दूसरा इसके एक से लेकर आता है, और ये आपस में जुड़ते हैं। ये यहाँ से लाइन वापस इसमें जाती है। जब आप चार्जर लगाते हैं तो इसका जो आउटपुट है यहाँ से, इस पर 1.8 आता है। इस लाइन के ऊपर वाली जो इनपुट है 0.6 से 0.9 के बीच में वोल्टेज इसमें आना चाहिए।
अब ये 1.8 से 0.69 हुए कैसे? बैटरी कनेक्टर पे जब आप यहाँ बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, जो कि कैसे होती है, वो बैटरी के अंदर जो सर्किट होता है उसके अंदर ये पैरेलल में होता है, इस तरीके से गिरा, और ये लाइन जब आप इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे जुड़ जाती है। अरे एक आदमी ज्वाइन नहीं हो पा रहा, इसको लिंक भेजता हूँ मैं दोबारा से, मेरा दोबारा लिंक भेज दो, ये वाला भेज। क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहे यहाँ से? ये लिंक भेज दिया उनको, ज्वाइन हो गया। सर इसमें एक क्यों नहीं आ रहा है? क्या? अब जैसे आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के अंदर से क्या होता है, पैरेलल का कंपोनेंट इस कनेक्टर पे जुड़ जाता है। अब ये बन जाता है हमारा डिवाइडर सर्किट। जब ये डिवाइडर सर्किट बन जाता है तो इसमें होगा क्या, जैसे आप इसमें यहाँ पे बैटरी को जोड़ेंगे, बैटरी को जोड़ने के बाद, चार्जर लगाने के बाद 1.8 का 0.69 होता है, ये होता है हमारा सेंसिंग वोल्ट। ये कौन सा होता है? सेंस वोल्ट होता है, जो कि आईसी सेंस करती है कि इस लाइन के अंदर कोई खराबी नहीं है। तो ये सेंसिंग वोल्ट, यदि ये वोल्टेज 0.6 से 0.9 के बीच में नहीं होते, इतने के बीच में नहीं होता है, तो इसके अंदर हाई लो टेम्परेचर की समस्या आती है। अब आपको एक सही तरीका मैं बताता हूँ। यदि थर्मल लाइन से कोई संबंधित प्रॉब्लम है आपके पास में, कोई भी फोन हो, तो आप क्या करेंगे, एक डीसी मशीन लीजिए, कोई भी फोन हो, डीसी मशीन के अंदर 1 वोल्ट 0.500 यानी कि आधा एम्पियर सेट करना है। एक प्लस पॉइंट होता है डीसी में, एक माइनस होता है। तो माइनस वाले को तो आप मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड कर दो, जो प्लस वाला है इसको जंपर के माध्यम से आप इसको यहाँ जोड़ दो, जंपर के माध्यम से, जो थर्मल की लाइन है पहले चेक करने के बाद। जैसे आप इसको यहाँ जोड़ेंगे, अब आप बैटरी लगाओ और चार्जर लगाओ, ऑन करके देखो, अब एरर नहीं आता है। ठीक है, एरर आता है तो अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके अंदर देखो जो 1 वोल्टेज है इसको आपको यहाँ से हटा के फिर आपको करना है इसमें 0.8 वोल्ट, और ये एम्पियर है, इतना करना है। अब इसमें एरर नहीं आएगा। एरर कब नहीं आएगा, ये लाइन हमारी किस तरीके से थी, ऐसे थी, पीएमआईसी से। ये जो सेंसिंग की जो लाइन है हमारी इस तरीके, ये आईसी 1.8 वोल्ट देती है, लेकिन सेंस 0.6 से 0.9 के बीच में होगा। अब ये वोल्टेज हम कहाँ से दे रहे हैं, डीसी मशीन से, तो आईसी सेंस करेगी। जब आईसी सेंस करे तो आपको ये समझ लेना है कि 0.6 से 0.9 की जो लाइन है वो लाइन हमारी एकदम सही है। अब हो सकता है चार्जर लगाने के बाद इस लाइन पर 1.8 वोल्टेज नहीं आ पा रहा हो। तो इस तरीके से थर्मल और बैटरी आईडी का सर्किट सेम काम करते हैं, बिल्कुल सेम। अब हम डीसी से लगा के इसको चेक कर रहे हैं कि ऐसे ठीक हुआ। अब ठीक हो जाता तो आपको क्या करना है, ये लाइन हमारी पावर आईसी से इस तरीके से है, और पावर आईसी चार्जर लगाने के बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट आना चाहिए। चार्जर लगाने के बाद 1.8 वोल्ट आपको कहाँ मिलेगा, बैटरी कनेक्टर की थर्मल की लाइन। अब 1.8 यहाँ है, और ये आपको करना है 0.6 से 0.9 के बीच में। अब ये हमें करना है तो हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे या किसी फोन से थर्मिस्टर निकालेंगे और उसको पैरेलल में बोर्ड से कहीं भी ग्राउंड कर देंगे, एक तरफ इस लाइन से जोड़ देंगे, और ये रहेगा आपका 47
किलो ओम। ये होता है आपका NTC। ये थर्मिस्टर आपको ऐसे लगा देना है। जैसे आप इसको बोर्ड में जोड़ देंगे तो आपकी जो वोल्टेज है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप थर्मल को रिपेयर करेंगे। जरूरी नहीं अभी समझ में आए, 2-3 बार इस चीज को देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं सैमसंग के अंदर। तो सैमसंग के अंदर कभी भी बैटरी कनेक्शन से थर्मल नहीं बनता। सैमसंग के अंदर जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा? सैमसंग के अंदर जो थर्मल बनेगा आपका, ये बनता है चार्जिंग आईसी और पावर आईसी। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये चार्जिंग आईसी है। अब यहाँ इसको अच्छे से समझना है। ये बैटरी कनेक्टर भी है और यहाँ चार्जिंग कनेक्टर भी है। सारे कनेक्टर आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पावर आईसी। तो चार्जिंग और पावर आईसी से सैमसंग के अंदर थर्मल आती है, किसी में चार्जिंग के अंदर से, किसी में पावर के अंदर से। देखो, ये ध्यान से समझना, सैमसंग के अंदर बहुत दिक्कतें कम ठीक होती हैं। जैसे आप चार्जर लगाते हैं तो 5 वोल्टेज आपके यहाँ से ओबीपी से निकल के या इसके हमारे चार्जिंग आईसी पे जाते हैं। चार्जिंग आईसी से जाने के बाद जो बीपीएस लाइन बनती है वो आपका पावर आईसी में चला जाता है कुछ कंपोनेंटों के बाद। इसके बाद में यहाँ से एक लाइन निकलती है जो कि हमारा होता है VDD, यानी कि LDO 1.8 वोल्ट की होती है ये सैमसंग के अंदर। अब ये जो लाइन होती है VDD LDO 1.8, ये क्या करता है? ये लाइन आपका यहाँ से आता है कनेक्टर के किसी भी पिन पर जाएगा। ये मान, इस कनेक्टर की किसी भी पिन पर जहां से 5 वोल्ट जा रहे हैं ना, उसी कनेक्टर पे आता है। इस कनेक्टर के बाद में जो सब बोर्ड आप लगाते हैं, यही लाइन सब बोर्ड के माध्यम से नीचे चली जाती है। अब सब बोर्ड में होता क्या है कि वहां पे कनेक्टर में कुछ कंपोनेंट हमारे ऐसे लगे रहते हैं। सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं, जो कि ऐसे ग्राउंड होता है इधर से, और इस पे जो क्या आ रहा है, ये 1.8 वोल्ट आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में से एक लाइन है यहाँ से, मैं कलर चेंज कर दूं, जो ये लाइन है यहाँ से, ये आएगा 0.6 से 0.9 के बीच में। जो भी सेंसिंग वोल्ट होती है चला जाता है आपका सीपीयू में। जहां भी सीपीयू होगा वहां पे जाएगा। अब ये सीपीयू क्या करता है, ये चेक, इस लाइन का नाम है बैट थर्म, यानी कि बैटरी थर्मल की लाइन है। अब इसमें बैटरी कनेक्टर से थर्मल नहीं है, इसमें पावर आईसी से होता है, चार्जिंग आईसी से होता है। अब ये जो लाइन है हमारी, यहाँ पे इस तरीके से वोल्टेज काम करते हैं। यदि यहाँ पर ये लाइन टूट जाती है, खराब होती है, तो आपका सॉल्यूशन कभी नहीं है, क्योंकि सीपीयू को जो वोल्ट चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा। अब मान लो सब बोर्ड में कोई खराबी है तो आपको क्या करना है, वो सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, सब बोर्ड में भी खराबी है तो मेन बोर्ड में तो है, तो वो आगे समझेंगे डायग्राम से एडवांस लेवल पे। लेकिन हमें एडवांस लेवल पे जाएंगे तब ये चेक करना है कि इसका 1.8 कहाँ है। मान लो इसका 1.8 है, हम क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट लेंगे इस तरीके से और 2 कंपोनेंटों को आपस में जोड़ देंगे फोल्डर से। इसको कर देते हैं मदरबोर्ड जंपर से कहीं ग्राउंड, और 1.8 को दे देंगे इसको। ये होगा आपका 100 किलो का रेजिस्टेंस, ये होगा 47 किलो का थर्मिस्टर या 50 किलो का। अब इन दोनों के बीच में से जो लाइन निकलती है ना, भाई सब बोर्ड में पत्ते में तो खराबी होगी, लेकिन सीपी से जो लाइन आती है वो कनेक्टर पे किसी पिन पर आएगी। अब इसके बीच में से हमें जंपर लेना है और इस पिन को जोड़ देना, तो सोल्यूशन हो जाएगा।
यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको सैमसंग का थर्मिस्टर मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते